भूमि कितने प्रकार की होती है? स्थलाकृति के आधार पर भूमि को हम लोगों ने पढ़ा था पर्वत, पठार और मैदान। क्या क्या पढ़े थे? पर्वत, पठार और मैदान। आज हमको पढ़ना है मेरे भाई, और उसके साथ हम लोग कल पढ़े थे बंजर भूमि। क्या पढ़े थे मेरे भाई? बंजर भूमि पढ़े थे। बंजर भूमि में कल मैं आपको यह भी पढ़ाया था कि भूमि का वैसा क्षेत्र, वह भूमि जिस पर कृषि कार्य नहीं की जाती है उसे बंजर भूमि कहते हैं। उदाहरण के तौर पे आपका पर्वत हुआ। क्या हुआ मेरे भाई? पर्वत हुआ, पर्वत, पर्वत, पठार और मरुस्थल, ये तीनों जो जगह है मेरे भाई वो क्या है? बंजर भूमि के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं मेरे भाई? तो बंजर भूमि के अंतर्गत आते हैं। आज हमको पढ़ना है भूमि निम्नीकरण। क्या पढ़ना है मेरे भाई? भूमि निम्नीकरण। अगला हमारा पॉइंट है हेड भूमि निम्नीकरण। क्या पढ़ना है मेरे भाई? भूमि निम्नीकरण। आइए पढ़ते हैं भूमि निम्नीकरण क्या होता है मेरे भाई। भूमि निम्नीकरण क्या होता है? देखिए, भूमि निम्नीकरण वैसा क्षेत्र, वह क्षेत्र जहां मिट्टी की उर्वरा शक्ति घट जाती है, यानी कि वैसा क्षेत्र जहां पे मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति घट जाती है और फसल उत्पादन कम हो जाता है। क्या हो जाता है? फसल उत्पादन कम हो जाता है, उसे हम भूमि निम्नीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? भूमि निम्नीकरण कहते हैं। यानी वैसी प्रक्रिया जिसके तहत, वैसी प्रक्रिया जिसके तहत क्या होता है मेरे भाई? भूमि की उर्वरा शक्ति क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। भूमि जो है मेरे भाई क्या करता है? फसल उत्पादन करने के लायक नहीं आ रहता, अर्थात उसमें यूरिया, पोटास, जितने भी पोषक तत्व हैं वो सब क्या होते हैं? उसमें मौजूद नहीं होते हैं। सभी क्या हो जाते हैं? विलय हो जाते हैं, जिसके कारण वहां पे फसल का उत्पादन न के बराबर हो जाता है। उसे हम क्या कहते हैं मेरे भाई? भूमि निम्नीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? भूमि निम्नीकरण कहते हैं। अब देखिए भूमि निम्नीकरण का क्या क्या कारण है। भूमि निम्नीकरण के मुख्य कारण देखिए, मिट्टी का कटाव। मिट्टी का जब कटाव होता है मेरे भाई, नदियों जब मिट्टी का कटाव करती है तो अपने साथ मिट्टी को नदियां अपने साथ जल में प्रवाहित करके ले जाती है और दूसरे जगह क्या करती है? बहा देती है, जिसमें से उसकी उर्वरा शक्ति क्या हो जाती है मेरे भाई? समाप्त हो जाती है। मिट्टी के कटाव के कारण मिट्टी का उर्वरा शक्ति क्या होता है? समाप्त हो जाता है। उसके बाद से हमारा अगला पॉइंट है क्या है मेरे भाई? अगला हमारा पॉइंट है अधिक रासायनिक उपयोग। क्या करना है मेरे भाई? अधिक रासायनिक खाद का जब आप उपयोग कीजिएगा तो मिट्टी की क्या हो जाएगी? उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाएगी। अर्थात आप जो ये लगातार यूरिया डाई पोटास देते रहते हैं, धान में यूरिया डाई पोटास, गेहूं में यूरिया डाई पोटास, सरसों में यूरिया डाई पोटास, अब लगातार जब दीजिएगा रासायनिक खाद खेतों में तो क्या हो जाएगी? उसकी उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाएगी। क्या हो जाएगी? उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाएगी और वहां पे फसल उत्पादन नहीं हो पाएगा। अगला हमारा पॉइंट 3 नंबर पॉइंट है मेरे भाई कि अत्यधिक सिंचाई के कारण। क्या जाएगा? जब खेतों में अत्यधिक सिंचाई किया जाता है, लगातार पानी पे पानी खेतों में डाला जाता है, तो मिट्टी की उर्वरा शक्ति क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है, जिससे वह भूमि क्या होता है? वो निम्नीकृत हो जाता है, फसल उत्पादन नहीं करने के लायक होता है। अगला पॉइंट हमारा कि अब इसको हम नियंत्रित कैसे करेंगे भाई? अगर कोई भूमि है निम्नीकृत हो गया है, उसकी उर्वरा शक्ति समाप्त हो गई है, तो उसकी हम क्या करेंगे मेरे भाई? उसको हम नियंत्रण कैसे करेंगे? उस पर काबू कैसे पाएंगे? तो उसके लिए क्या पढ़ना है? उपाय पढ़ना है। क्या पढ़ना है मेरे भाई? उपाय पढ़ना है। भूमि निम्नीकरण को सुरक्षा करने के लिए क्या करना है मेरे भाई? नियंत्रण है, उपाय। तो भूमि निम्नीकरण में नियंत्रण उपाय की बात करें तो पहला आपका पॉइंट है वृक्षारोपण। क्या करना है मेरे भाई? वृक्षारोपण। यानी कि जिस भूमि पे मिट्टी का क्या हो गया है? मिट्टी में उर्वरा शक्ति का ह्रास हो गया है, तो वहां पे क्या करेंगे? हम वृक्ष लगाएंगे। क्या लगाएंगे? पेड़ पौधे लगाएंगे और झाड़ियों को लगाएंगे। दूसरा हमारा पॉइंट कह रहा है कि भूमि को संरक्षण करना। क्या करना? जिस भूमि को उर्वरा शक्ति समाप्त हो गई उस भूमि को क्या करेंगे और भाई? हम संरक्षण देंगे। क्या करेंगे? सुरक्षा प्रदान करेंगे, ताकि आने वाले दिनों में मेरा भूमि क्या हो? निम्नीकृत नहीं हो। आगे देखिए, अगला हमारा 4 नंबर पॉइंट कह रहा है जलाकरंतता। क्या कहता है मेरे भाई? जलाकरंतता। बिहार बोर्ड का जियोग्राफी का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है जलाकरंतता। क्या है जलाकरंतता? क्या होता है सर? जलाकरंतता कहने का शाब्दिक अर्थ है कि मिट्टी में अत्यधिक लवणता और क्षारीयता का बढ़ जाना। लेकिन आइए एक बार देखते हैं कि जलाकरंतता का परिभाषा क्या देता है। अधिक सिंचाई विशेषकर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, यानी कि पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश हमारे ऐसा राज्य है जहां पे खेतों में अधिक सिंचाई किया जाता है, जिसके कारण क्या होता है मेरे भाई? जिसके कारण खेतों में पानी भर जाता है। क्या हो जाता है? जिसके कारण खेतों में पानी भर जाता है।
इससे चलते मेरे भाई मिट्टी खराब हो जाती है। जब खेतों में सबसे ज्यादा पानी भर जाता है तो वहां की मिट्टी क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। जब खराब हो जाती है मिट्टी और उत्पादन घट जाता है। जब मिट्टी खराब हो जाएगी तो मिट्टी में उत्पादन करने की क्षमता नहीं रहेगी, तो फसल का उत्पादन क्या होगा मेरे भाई, 9 के बराबर अथवा कम होगा। क्या होगा, कम होगा। इसी को हम जलाक्रांतता कहते हैं। क्या कहते हैं, जलाक्रांतता कहते हैं। जलाक्रांतता का शाब्दिक अर्थ है, देखिए जलाक्रांतता का मेरे भाई शाब्दिक अर्थ है कि मिट्टी में लवणता और क्षारीयता का बढ़ जाना। मिट्टी में लवणता और क्षारीयता का बढ़ जाना ही जलाक्रांतता मेरे भाई कहलाता है। जलाक्रांतता सबसे ज्यादा होता है पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। यह भारत के 3 ऐसे महत्वपूर्ण राज्य है जहां पे जलाक्रांतता जैसी समस्या क्या होती है, उत्पन्न होती है। जलाक्रांतता जैसी समस्या उत्पन्न हो जाती है। देखिए ये है पंजाब, क्या है ये है पंजाब। ये क्या है, हमारा भारत का पंजाब राज्य है। ये हमारा भारत का क्या है, पंजाब राज्य है। ये देखिएगा तो ये हमारा हरियाणा है। क्या है मेरे भाई, हरियाणा। क्या है, हरियाणा राज्य है। और ये हमारा उत्तर प्रदेश है। क्या है मेरे भाई, ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ये भारत के 3 ऐसे राज्य हैं जहां पे खेतों में जब फसल लगाया जाता है तो सबसे ज्यादा क्या की जाती है, पानी छोड़ा जाता है। खेतों में सिंचाई किया जाता है सबसे ज्यादा, इतना ना खेत सिंचाई कर दिया जाता है कि उस खेत में क्या होता है, जलाक्रांतता की समस्या सबसे ज्यादा हमारे पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश राज्य में देखने को मिलता है। जानते हैं यहाँ पे क्यों ज्यादा जलाक्रांतता जैसी समस्या उत्पन्न होती है? क्योंकि पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश इन राज्यों में सबसे ज्यादा नहरें का विकास हुआ है, नहरों का विकास हुआ है। और जब सर नहरों का विकास होगा तो ये जाहिर सी बात है कि वहां पे जल जमाव होगा ही लंबे समय तक। तो क्या होगा, जब मिट्टी पर जल जमा होगा जिसके कारण जलाक्रांतता जैसी समस्या क्या होती है, उत्पन्न होती है। क्वेश्चन पूछ दिया कि जलाक्रांतता जैसी समस्या भारत के किन राज्यों में सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, तो उसका उत्तर आप लगा सकते हैं पंजाब। क्या लगा सकते हैं, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश दिया होगा तो भी सही है, या फिर दिया होगा 1 नंबर पे पंजाब, बिहार, राजस्थान, गुजरात। ऑप्शन नंबर डी दिया इनमें से कोई नहीं, तो आप पंजाब को क्या करेंगे, टिक लगाएंगे मेरे भाई। किसको लगाएंगे, पंजाब को टिक लगाएंगे। लेकिन जलाक्रांतता जैसी समस्या सबसे ज्यादा में पंजाब में देखने को मिलती है, फिर हरियाणा में, और तीसरे नंबर पे आता है अपने उत्तर प्रदेश का पश्चिमी भाग जिसे हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं। यहाँ पे देखिए मैं हाईलाइट करके दिया हूँ, ये तो पूरा अपना उत्तर प्रदेश हो गया यहाँ से लेकर के, लेकिन जब इसका 2 हिस्सा करेंगे तो ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश हुआ। आगे आइए, हाँ चलिए अब हमें पढ़ना है भूमि इकाइयां मापन। ये छोड़िए, इसको ड्रॉप करते हैं, ये कोई हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम पढ़ेंगे मृदा संसाधन। क्या पढ़ेंगे मेरे भाई, मृदा। क्या पढ़ेंगे, मृदा हम पढ़ना है। मृदा को हमें पढ़ना है। आइए मृदा क्या होता है सर, उसकी परिभाषा को देखते हैं। अगर मृदा की परिभाषा की बात की जाए तो मृदा एक प्रकार का क्या है, मृदा एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। मृदा जो है मेरे भाई एक महत्वपूर्ण क्या है, प्राकृतिक संसाधन है, जो पौधों की वृद्धि का आधार है। जो पौधों की वृद्धि का क्या है मेरे भाई, आधार है। आधार कहने का शाब्दिक अर्थ यह है कि मृदा एक ऐसा प्राकृतिक संसाधन है जिसपे पेड़ पौधे उगते हैं। क्या होते हैं मेरे भाई, पेड़ पौधे उगते हैं। इस कारण इसे मृदा को पेड़ पौधों का आधार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पेड़ पौधों का आधार कहा जाता है। आगे देखिए कह रहा है मृदा में एक पॉइंट करके कि यह चट्टानों के अवक्षय से बनती है। यह चट्टानों के अवक्षय से बनती है, अर्थात मृदा का जो निर्माण की प्रक्रिया है मेरे भाई, चट्टानों के टूटने फूटने के कारण क्या होता है, मृदा का निर्माण होता है। चट्टानों के टूटने फूटने के कारण मृदा का क्या होता है सर, निर्माण होता है। अब हमें पढ़ना है मृदा के प्रकार। क्या पढ़ना है मेरे भाई, मृदा के प्रकार। आइए इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे, इस सत्र में, कि मृदा के प्रकार कौन कौन से होते हैं। जलोढ़ मृदा पहला है मेरे भाई, मृदा के प्रकार में पहला है जलोढ़ मृदा। क्या है, पहला हमारा प्रकार है जलोढ़ मृदा। आइए जलोढ़ मृदा जानने का प्रयास करते हैं कि क्या होता है जलोढ़ मृदा। तो देखिए भारत के विशाल मैदानों में पाई जाती है। जलोढ़ मृदा जो है मेरे भाई भारत के विशाल मैदानों में पाई जाती है, जो
नदियों द्वारा लाई गई, क्या होती है मेरे भाई, जो नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी, नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी होती है। अगर इसके क्षेत्र की बात की जाए तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलज क्षेत्र, क्या है मेरे भाई, गंगा, ब्रह्मपुत्र और सतलज क्षेत्र के मैदान में जलोढ़ मृदा का विस्तार पाया जाता है। आइए थोड़ा देख लेते हैं हम, आइए देख लेते हैं कि गंगा, ब्रह्मपुत्र और सतलज का मैदान का विस्तार क्या होता है मेरे भाई। ये है अपना भारत का मैप, क्या कर रहा हूं मेरे भाई, ये अपना भारत का मैप, मैं अपने भारत का मैप बना रहा हूं, जो कि थोड़ा डगमगा है। चलिए, ये हमारा भारत है, क्या है मेरे भाई, ये हमारा भारत है। और इस भारत का जो उत्तर भारत का विशाल मैदान आपको दिखाई दे रहा है सर, यहीं पे गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी, सतलज नदी का विस्तार मैदान देखने को मिलता है। यहां से निकलती है सिंधु नदी, क्या होती है मेरे भाई, यह है सिंधु नदी का मैदान। यहां से फिर निकलती है सतलज नदी, क्या है मेरे भाई, सतलज नदी। सतलज नदी और गंगा के सिंधु नदी के 5 सहायक नदियों से मिलकर के क्या बनता है मेरे भाई, सतलज, ब्रह्मपुत्र, क्षमा कीजिएगा, सिंधु नदी का क्या बनता है, मैदानी का निर्माण होता है। यह है ब्रह्मपुत्र नदी, क्या है मेरे भाई, ये है ब्रह्मपुत्र नदी। थोड़ा कलर में चेंज करके लेता हूं ताकि आपको समझने में आसानी। और ये है गंगा, क्या है, ये है गंगा, ये है गंगा नदी, क्या है मेरे भाई, ये है गंगा नदी। गंगा नदी की बहुत सारी सहायक नदियां भी मिलकर के क्या करती हैं, उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण करती है। तो ये हमारा नदी है, ये है ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी। ये अपना है सिंधु, क्या है मेरे भाई, सिंधु नदी, क्या है, कौन सी नदी है, सिंधु नदी। और ये वाली जो नदी आपको दिखाई दे रही है, यह है सतलज नदी, क्या है मेरे भाई, सतलज नदी। और ये वाली जो नदी आपको दिखाई दे रही है सर, ये है गंगा, क्या है मेरे भाई, गंगा नदी। तो देखिए गंगा नदी, ये सारी नदियां जब अपने उद्गम स्थान क्षेत्र से बहती हुई जब मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है, तो अपने साथ जितने भी मिट्टी, बलुई मिट्टी, कंक्रीट जो बहा करके लाती है, इन सभी मैदानी भागों में क्या करती है, छोड़ देती है, सभी मैदानी भागों में छोड़ देती है। यही मिट्टी जब इन मैदानों में आकर के इकट्ठा हो जाता है तो यह सबसे उपजाऊ होता है। क्या होता है मेरे भाई, सबसे ज्यादा उपजाऊ होता है। जब जो सबसे ज्यादा उपजाऊ होता है, जिस कारण इसे क्या कहा जाता है मेरे भाई, जलोढ़ मृदा कहा जाता है। क्या कहते हैं, नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी को हम क्या कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। आइए जलोढ़ मिट्टी के प्रकार को हम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, जलोढ़ मिट्टी के प्रकार को पढ़ते हैं। हाँ देखिए, क्षेत्र गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलज क्षेत्र का मैदान, जैसे कि आप फिगर में देखे हैं। यहाँ पे देखिए सिंधु नदी है, उसके बाद सतलज नदी है, और उसके बाद ब्रह्मपुत्र का मैदान है, गंगा नदी का मैदान है। इन सभी चारों नदियों के क्षेत्रों में कौन सा मृदा पाया जाता है, तो जलोढ़ मृदा पाया जाता है। कौन सा मृदा पाया जाता है मेरे भाई, जलोढ़ मृदा पाया जाता है। आइए, अगर जलोढ़ मृदा के प्रकार को देखा जाए, जलोढ़ मृदा के प्रकार को देखा जाए मेरे भाई, तो जलोढ़ मृदा के 2 प्रकार होते हैं। जलोढ़ मृदा के कई गो प्रकार होते हैं, तो जलोढ़ मृदा के 2 प्रकार होते हैं। पहली है पुरानी जलोढ़ मृदा। क्या है मेरे भाई, पहली है पुरानी जलोढ़ मृदा। पहली क्या है, पुरानी जलोढ़ मृदा। और दूसरी है नई जलोढ़ मृदा। क्या है, दूसरी है नई जलोढ़ मृदा। पुरानी जलोढ़ मृदा को हम लोग बांगर के नाम से जानते हैं। क्या करते हैं, बांगर के नाम से जानते हैं। पुरानी जलोढ़ मृदा को हम किस नाम से जानते हैं मेरे भाई, तो पुरानी जलोढ़ मृदा को हम बांगर के नाम से जानते हैं। किस नाम से, बांगर के नाम से जाना जाता है। और दूसरा है नई जलोढ़ मृदा। क्या है मेरे भाई, नई जलोढ़, यानी कि नवीन जलोढ़ मृदा। नवीन जलोढ़ मृदा को हम लोग खादर के नाम से जानते हैं। किसका नाम से, खादर के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, तो खादर के नाम से जाना जाता है। ध्यान देने बात यह है कि पुरानी जलोढ़ मृदा को हम लोग बांगर कहते हैं, जबकि नवीन जलोढ़ मृदा को हम क्या कहते हैं मेरे भाई, क्या कहते हैं, नवीन जलोढ़ मृदा को, तो नवीन जलोढ़ मृदा को हम खादर कहते हैं। क्या कहते हैं, खादर कहते हैं। क्वेश्चन घुमाने के लिए पूछ देता है
कि पुरानी जलोढ़ मृदा को किस नाम से जाना जाता है। पुरानी जलोढ़ मृदा को किस नाम से जाना जाता है, तो पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, बांगर के नाम से जाना जाता है। अब देखिए जलोढ़ मृदा की क्या क्या विशेषताएं हैं, जलोढ़ मृदा की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो जलोढ़ मृदा की विशेषताएं की बात की जाए तो जलोढ़ मृदा में पोटास पाया जाता है, चूना पाया जाता है, फास्फोरस अत्यधिक उपजाऊ होता है। जलोढ़ मृदा में चूना, पोटास, फास्फोरस ये सभी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जिसके कारण यह मिट्टी क्या होती है, सबसे उपजाऊ होती है। क्या होती है, सबसे उपजाऊ होती है। अब देखिए जलोढ़ मृदा में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं। जलोढ़ मृदा किस फसल के लिए सबसे ज्यादा उपजाऊ माना जाता है, तो जलोढ़ मृदा में गेहूं, धान और गन्ना सबसे ज्यादा मुख्य फसल है। जलोढ़ मृदा में उपजाए जाने वाला सबसे मुख्य फसल की बात की जाए तो वह है आपका गेहूं, धान और गन्ना। ये तीन फसलें सबसे ज्यादा जलोढ़ मृदा में उपजाई जाती हैं। क्या की जाती है, सबसे ज्यादा जलोढ़ मृदा में उपजाई जाती है। अगला हमारा है काली मृदा। अगला क्या है मेरे भाई, काली मृदा। आइए काली मृदा को हम जानते हैं, क्या करते हैं, काली मृदा को जानते हैं। देखिए काली मृदा जो है मेरे भाई सबसे ज्यादा कपास के लिए उपयुक्त मानी जाती है। काली मृदा सबसे ज्यादा किस लिए उपयुक्त मानी जाती है, तो काली मृदा सबसे ज्यादा कपास के लिए उपयुक्त मानी जाती है। काली मृदा सबसे ज्यादा कपास के लिए उपयुक्त मानी जाती है, जिसके कारण इसको काली कपासी मृदा के नाम से जाना जाता है। काली कपास मृदा के नाम से जाना जाता है। काली मृदा को यहीं पे हम पॉइंट देकर लिख देते हैं। हैशटैग पॉइंट लगा के लिख देंगे, काली मृदा कपास के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त मानी जाती है। सबसे ज्यादा उपयुक्त मानी जाती है। काली मिट्टी पे सबसे ज्यादा कपास की फसलें उपजाई जाती है, जिसके कारण इसे हम काली मिट्टी को काली कपासी मृदा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, काली कपासी मृदा के नाम से जाना जाता है। काली कपासी मृदा के नाम से जाना जाता है। काली मृदा को किस नाम से जाना जाता है, तो काली कपासी मृदा के नाम से जाना जाता है। सर इसका एक और नाम है काली कपासी मृदा के नाम। काली मृदा का एक और अन्य नाम है, काली मृदा का सबसे जो फेमस नाम है सर रेगुर मृदा। क्या कहता है मेरे भाई, सबसे ज्यादा रेगुर मृदा। क्वेश्चन पूछ देता है कि काली मृदा का अन्य दूसरा नाम बताइए, काली मृदा का अन्य दूसरा नाम बताइए। अगर ऑप्शन में देता है रेगुर मृदा, पीली मृदा, लेटराइट मृदा और डी देगा इनमें से कोई नहीं, तो आप किसको टिक लगाइएगा, रेगुर मृदा को। किसको, रेगुर मृदा को। काली मृदा का सबसे जो विख्यात नाम है रेगुर मृदा सबसे ज्यादा फेमस है। अब तक बिहार बोर्ड में सबसे ज्यादा पूछता है, बिहार बोर्ड हो या फिर आप यूपी बोर्ड हो, किसी भी स्टेट बोर्ड में आप चले जाइए या फिर कंपटीशन में चले जाइए, बिहार पुलिस में या फिर रेलवे में, किसी भी प्रकार के अगर कंपटीशन एग्जाम में आप चले जाइए तो वहां पे भी पूछता है कि काली मृदा का अन्य दूसरा नाम क्या है, या फिर रेगुर मृदा को किस नाम से जाना जाता है, रेगुर मृदा का अन्य नाम क्या होता है। इसी क्वेश्चन को बार बार घुमा देता है। काली मृदा को हम किस नाम से जानते हैं, काली मृदा में सबसे ज्यादा कपास की फसलें उगाई जाती है, जिसके कारण इसे काली कपासी मृदा के नाम से जाना जाता है। जबकि काली कपासी जाती है भारत के महाराष्ट्र में, गुजरात में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। भारत के 4 ऐसे राज्य हैं जहां पे काली मिट्टी का विस्तार है, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। भारत के ऐसे 4 राज्य हैं जहां पे सबसे ज्यादा काली मृदा का विस्तार पाया जाता है। काली मृदा को स्थानीय भाषा में रेगुर मृदा के नाम से जाना जाता है। काली मृदा में सबसे ज्यादा कपास की खेती की जाती है, जिसके कारण
काली मृदा को काली कपासी मृदा के नाम से भी जाना जाता है। अब आइए काली मृदा का विशेषताएं क्या क्या है। तो काली मृदा की मेरे भाई विशेषताएं की बात की जाए तो काली मृदा में कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटास अधिक नमी को लंबे समय तक रोकती है। यानी कि काली मिट्टी में जो उपस्थित कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, पोटास है, ये सभी तत्व अधिक जो नमी होता है सर, उस नमी को अधिक लंबे समय तक क्या करती है, उस नमी को बरकरार बनाए रखती है, जिससे फसल क्या होता है, अच्छा होता है, फसलों का उत्पादन अच्छा होता है। अगला पढ़ना है लाल एवं पीली मृदा। क्या पढ़ना है मेरे भाई, लाल एवं पीली मृदा को पढ़ना है। क्या पढ़ना है, लाल एवं पीली मृदा को सर पढ़ना है। लाल और पीली मृदा को हम कल के क्लास में पढ़ेंगे। आज के क्लास इतना ही काफी है, मिलेंगे कल के क्लास में।